स्टूडेंट्स, आज मैं आपका ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्रेविटेशन। इसके पहले के जो दो चैप्टर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइंड हुए हैं हमारे साथ में, बाद में आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आप करिएगा। और उसके बाद अभी मैं आपको वो चीज़, जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी जब रिवीजन होगा उसको मैं फिर से स्टार्ट करूंगा और दोनों चैप्टर में आपको समझाऊंगा। तो आप पहले इसको तैयार करिए, इसको समझिए, क्योंकि इसमें आपको उन जो चैप्टर से कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो इन जो तीन जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको करते जाइए, और वो दो चैप्टर भी मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा। आप उसी समय कंप्लीट भी कर लीजिएगा। लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो अपना वो उसके जो कंप्लीट पोर्शन है उसके आगे स्टार्ट करेंगे। और आज इस वीडियो में आपका न्यूटन्स ग्रेविटेशनल, पहले तो ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, और एक टॉपिक है फ्री फॉल। तो इन सब बातों को आप समझिए, और कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो आप फिर से पूछिएगा। Today's topic, gravitation. First you understand what is the gravitation. Gravitational force of the earth or gravity. What is the gravity? First you understand. समझिए इसको अच्छे तरीके से कि पहले ग्रेविटी होती क्या चीज है। ये 3 लाइन में मैंने पहले इसको समझाया हुआ है। इसको आप अगर डेफिनेशन लिखना है तो इसको 3 लाइन को नहीं लिखेंगे, जो बताऊंगा वो लिखेंगे। दिया है, ए फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। आपको मालूम है फोर्स कहीं भी लगता है तो कई प्रकार का चेंजेस करता है, कई प्रकार का चेंजेस करता है। मास चेंज कर देता है, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। मास में चेंज हो जाता है, शेप में चेंज होता है, साइज में चेंज हो जाता है, डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, एक्सीलरेशन चेंज हो जाता है। तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। किसी भी बॉडी में मोशन के लिए एक फोर्स की जरूरत जरूर होती है। तब ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द हाइट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर से गिराते हैं तो वो नीचे ही आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां एक फोर्स लग रहा है। यही समझाने का प्रयास किया है कि फोर्स जो है किसी बॉडी को मोशन के लिए जरूरी है। तो अगर ऊपर से हम किसी चीज को गिराते हैं और नीचे ही आती है, इसका मतलब नीचे से कोई फोर्स लग रहा है। इट इंडिकेट दैट द अर्थ exert a force of attraction called gravity on the body. Clear? In fact, the earth attract all object towards its the center. Okay? ये तीनों बातें आप मेरे ख्याल से इस क्लियर हो जाएगी कि what is the gravity and why. Clear? So definition is, इसको आप नोट करेंगे, the force with which the earth pulls the object towards it is called the gravitational force of the earth और gravity। इसी को हम gravitational force भी कहते हैं और इसी को हम gravity कहते हैं, force of gravity भी कहते हैं। The gravitational force between the sun and the earth, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि सन और अर्थ के बीच में अगर यह ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, ध्यान रखिए, इसी फोर्स की वजह से द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ कीप्स द अर्थ इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। इसी के वजह से, है ना, कीप्स द अर्थ, अर्थ जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है अराउंड द सन। और क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या क्या यूजेज है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑफ द ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ। पूरा एटमोस्फियर इसी फोर्स के साथ
एक दूसरे से बंधे हुए हैं। द रेन फॉलिंग टूवर्ड, रेन भी पानी जो आता है बरसात का वो भी ड्रॉप नीचे ही आते हैं इसी फोर्स के वजह से। द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, रिवर भी इसी जो वाटर फ्लो होता है इसी के वजह से होता है। फॉर कीपिंग अस यूनिफॉर्मली ऑन द अर्थ, हम भी अर्थ पर सीधे खड़े हो पाते हैं तो इसी के वजह से खड़े हो पाते हैं। फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ मोशन अराउंड द अर्थ, और रिवोल्यूशन ऑफ द मून, रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ मून का जो रिवोल्यूशन है वो भी इसी के वजह से होता है। ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके वजह से अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही जरूरी है। ओके, नाउ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी बॉडी in the universe attract every other body with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। ये क्या कह रहा है? यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए, कई जगह ये काम आएगा। क्या है आपका? द एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, हर वस्तु इस यूनिवर्स में एक दूसरे को किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाती है और वह फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कहने का क्या है, यहां हमने फिर से इसको अलग से समझाया हुआ है कि सपोज कीजिए दो बॉडी है, ये दो बॉडी है M1 और M2, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमने आपसे कहा, मान लीजिए ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, ठीक है, और वे एक दूसरे के ऊपर F फोर्स लगा रहे हैं, तो ये लिखा हमने लेट टू बॉडीज A एंड B of masses M1 and M2 are placed at the distance of small r from each other, let F be the force of attraction between the bodies, then फर्स्ट पॉइंट क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। क्या है? F प्रोपोर्शनल टू M1 into M2। ओके, यही बात है यहां पर बताई है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और सेकेंड बात क्या बताई है? The force of attraction is inversely proportional to square of the distance between them। ठीक है, इनवर्सली ये बताया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको मास M1 M2 है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 into M2, और डिस्टेंस R है तो F, ये F आपका F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर? और ये जो डायरेक्शन होता है, ये यहां लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ये जो दोनों बॉडीज है, इनके दोनों बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंगिंग होता है। ओके, मेरे ख्याल से ये इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है, इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। क्लियर? अब आप देखिए, दोनों को हम अगर एक जगह अटैच कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 into M2 अपॉन r², और F इज इक्वल टू ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके हमने क्या किया, यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज किया है कैपिटल G। ओके, कैपिटल G, और
दैट विल बी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ये कैपिटल G क्या होता है, ये ध्यान रखिए कि कैपिटल G इज कांस्टेंट कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहलाता है। ये नियतांक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिए। कांस्टेंट वर्ड ध्यान दीजिएगा, फिर मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये फार्मूला मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। F इजिकल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा चैप्टर, तो 1 बाय 1 हम इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको समझिए। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। यह प्रकृति का सबसे वीकेस्ट होता है ना, सबसे लो होता है। सेकेंड, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। यह एक अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका क्या मतलब है, लिखना यही है, लेकिन मतलब मैंने समझाया हुआ है कि अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, आप आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन आप ये इसमें भी कोई कांटेक्ट होना बॉडी का जरूरी नहीं है, इसलिए लोग ऐसा समझ लेते हैं कि यह सिमिलर है, लेकिन यह क्या कह रहा है, अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, दे आर बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ये दोनों फोर्स जो होते हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होते हैं। आगे इसके बारे में आप बहुत डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तीसरी बात जो है इंपॉर्टेंट है, इट इज द म्यूचुअल फोर्स। आपको इतना ही समझना है, लेकिन समझने की बात क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल। ये म्यूचुअल जो मैंने वर्ड हाईलाइट किया है, फर्स्ट बॉडी अट्रैक्ट टू सेकेंड, ये मतलब है इसका, एंड द सेकेंड बॉडी attract to the first body with equal force. Clear? It is the central force. What is the meaning of central? Acts along the line joining the centers of the bodies. Clear? Fifth, it is mass and distance dependent. कह सकते हैं, देख सकते हैं कि यह क्या है, F, ये तो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट आपने बता दिया है। ये दोनों मास है और दोनों का डिस्टेंस है। इन्हीं दोनों मास और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि आपने फार्मूले में देखा हुआ है। इट इज मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट, और किसी चीज पर ये डिपेंड नहीं करता है। इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको खुद ही इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। It is long range force. Long range force का what do you mean by long range? It is decreases with the distance as per universe square law and becomes zero only at the infinite distance, like electrostatic and magnetic force. यह क्या होता है, जैसे जैसे R आपका ये इंक्रीज होता जाएगा, F जो है डिक्रीज होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये बात बताई गई है कि डिक्रीज विद द डिस्टेंस पर, जैसा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ में भी होता है, और ये इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स में भी होता है। यही इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ेंगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ेंगे और मैग्नेटिक फोर्स में भी पढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, जहां पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बिटवीन द इंट्रैक्शन और इंट्रैक्टिंग बॉडी देयर इज नो ग्रेविटेशनल शिडलिंग। शिडलिंग के बारे में आप अलग से पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, लेकिन डेट इज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। मीडियम के ऊपर किसी भी मीडियम में यह लगता है। क्लियर?
ये था आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहला इनवर्स स्क्वायर लॉ है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यह दोनों पार्ट आपको एग्जाम में आएगा, दोनों का दोनों, और साथ में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यही फार्मूला जो है उसको अगर जी के फॉर्म में लिखे हम, वहां पर क्या था, F इजिकल टू जी, ये चीज आपका ऊपर थी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, तो यहां पर है F इजिकल टू जी, एफ जी इजिकल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल जी की, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ठीक है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो होती है कहीं भी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट आपको बनाया है इन्होंने, यूनिट ऑफ जी इज इक्वल टू, तो कैसे बनाया है ये एफ है, इसकी यूनिट आपकी न्यूटन हो गई, तो ये न्यूटन हो गया। ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है, तो ये आर डिस्टेंस का यूनिट मीटर हो गया, तो मीटर स्क्वायर हो गया। नीचे दिया हुआ है पर m1 m2, तो m1 और दोनों मासेज हैं, केजी का स्क्वायर हो गया, इसलिए इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी तरीके से यह जरूर एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपको न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज होगा। 6.6 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kg square. The value of the g does not depend upon the medium between the two bodies. ये कहीं भी रखा जाए यह जो है उतना ही रहता है, यह कम नहीं होता है। ध्यान रखें, कहीं भी, एयर में, वाटर में, वैक्यूम में, कहीं भी इसकी वैल्यू इतनी ही रहती है। The value of g is same throughout the universe and hence the name. Hence the name का मतलब क्या है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ध्यान रखने की चीज है कि चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे चाइना में हो, कहीं भी जो है इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात मैंने अलग से लिखी है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि आगे एक स्मॉल जी आएगा, जब हम बोलेंगे स्मॉल जी, तो ये उससे डिफरेंट होता है, वो और ये दोनों बहुत ही अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने नोट करके दे दिया है आपको कि ये भूलेंगे नहीं आप, कि therefore correct the symbol must be used to accordingly, जहां जो सिंबल का यूज करना है वही सिंबल यूज करेंगे, कैपिटल जी की जगह स्मॉल जी नहीं लिखेंगे किसी तरीके से। एस एस जी के बारे में भी आपको पढ़ना है, ये स्मॉल जी के बारे में भी आपको अभी आपको बताएंगे हम, ध्यान रखिएगा। SI यूनिट ऑफ जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इफ द टू बॉडीज, अब इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए दो बॉडीज जो m1 m2 दिया है, m1 m2 इज इक्वल टू 1 kg and distance between them is 1 meter. Okay, if the two bodies having the mass 1 kg each are separated by 1 meter for each other, then we know that this formula is changed, this is equal to 1, this is equal to 1, this is equal to also 1, so this whole term is 1, then g is equal to f. Means what is the meaning of this? If the two bodies of 1 kg mass each and separated by 1 meter from each other, then the gravitational constant is equal to the gravitational force, इसके बराबर हो जाता है।
Therefore, universal gravitational constant G is numerically equal to the force of gravitation which exists between the two bodies of unit masses kept at the unit distance from the each other. इसी चीज को समझाया गया है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज न्यूमेरिकली इक्वल, जी की वैल्यू जो होती है न्यूमेरिकली मैथमेटिकली इक्वल होती है इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन which exist between two bodies of unit mass kept at a unit distance from each other. एक दूसरे के साथ 1 मीटर या 1 यूनिट के डिस्टेंस पर रखा जाए। तो ये था थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन कैपिटल जी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है, एक वर्ड आता है फ्री फॉल, बार बार आएगा, उसको समझ लीजिए आज कि व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि और किसी फोर्स के उसके ऊपर ना लगे। अब जैसे कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसके ऊपर कई फोर्स लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी बहुत सारे फोर्स लगते हैं। जैसे आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जो कि एयर के साथ रहेगा, उसमें बहुत सारी गैसेज हैं, उनके साथ उसका फ्रिक्शन होता है, एयर प्रेशर होता है। इस तरीके से अगर उसके ऊपर और कोई भी फोर्स न लगे, किसी प्रकार से वो इन्फ्लुएंस ना हो, प्रभावित ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स with no other force acting on it, the body is said to be have the free fall, तब हम कह सकते हैं कि वह बॉडी फ्री फॉल में है। सिर्फ उसके ऊपर क्या लगना चाहिए, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। When a body falls from the height towards the earth only under the influence of the gravitational force, no other forces acting on it, the body is said to be falling free fall. Okay, the body having a free fall is called freely falling body. Okay, only the force is applied on the body is gravitational. Galileo proved that the acceleration of an object falling free towards the earth does not depend on the mass of the object. गैलीलियो ने इस बात के लिए प्रूफ किया उसने, है ना, एक्सपेरिमेंट हम बता रहे हैं। ये फिगर आपको दिया हुआ है कि एक फीदर, किसी चिड़िया का पंख और एक हैवी वेट कोई सिक्का गिराया जाता है किसी हाइट से, ओके, किसी भी हाइट से अगर गिराया जाता है इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम में इन मतलब किसी प्रकार का और फोर्स ना लगे, इमेजिन द दैट वैक्यूम इज created by the evacuating the air from the glass jar, मतलब एक ग्लास जार में ये एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें से पूरा कोई भी अदर फोर्सेस को हटा दिया गया है, जैसा कि फ्री फॉल की डेफिनेशन है। और तब एक फीदर, एक पंख को और एक कॉइन को एक सेम हाइट से एक्सीलरेट किया जाता है, रीचेस द ग्राउंड एट द सेम टाइम, मतलब दोनों एक ही समय नीचे आएंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे आप कहेंगे कि सर कोई ऑब्जेक्ट भारी है तो नीचे आ जाता है, कोई हल्का है तो धीरे धीरे आता है, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा कब होता है, जब वो ग्रेविटेशनल फ्री फॉलिंग नहीं होती है। जो फॉलिंग होती है वो फ्री फॉलिंग नहीं होगी, तब जाकर के इस प्रकार का आपको फोर्स का मतलब चेंजेस आपको दिखेगा। अदरवाइज दोनों सेम एक्सीलरेशन से और सेम टाइम में नीचे ग्राउंड को टच करेंगे। तो ये आपके लिए कुछ पॉइंट्स हमने आज इस वीडियो में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको आगे अलग वीडियो में हम देंगे, तो इसके लिए आप तैयार कीजिए। इसमें से इंपॉर्टेंट चीज जो भी डेफिनेशन वो सारा नोट करना है, प्रॉपर्टीज नोट करना है, ओके।
और कुछ जो बातें मैंने समझाई है आप उसको ना लिखें। ओके, आप पूरा कंप्लीट करके स्टार्ट कर दीजिए नोट करना।